नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकिंग एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, हमारी जो करंट की सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए इस रिकॉर्डेड क्लास को आप लोगों को जल्दी अपलोड कर दी जाएगी और इस क्लास में हम लोग एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस भी करेंगे और किस प्रकार आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को मिल गया होगा, तो आप सभी लोग साथ साथ कमेंट में भी आप लोग ट्राई जरूर करें इनके आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में आयोजित 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान का खिताब किसे दिया गया या किसने जीता गया, ये आपको बताना है। तो आप लोगों को पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन ऑप्शंस आपके सामने मनीष गुप्ता, अनिल कुमार, रमेश गोदारा या उदय चोपड़ा। चलिए साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई जरूर करें और इसका अगर फाइनल आंसर की बात करें तो वो है अनिल कुमार। अनिल कुमार है जो इस प्रतियोगिता के या इस चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं और ये हैं जो कहां के, उदयपुर के। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कोटा है, कोटा आप सभी को पता है कि कोटा क्या है, हमारा संभाग है, ठीक है ना। ये जो टूर्नामेंट हुआ अपने कहां पर हुआ है, कोटा संभाग में हुआ है, कोटा जिले में हुआ है। तो कोटा एक संभाग है, इसके अंदर आने वाले राज्यों के बारे में भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब है, या इसमें जो भी जिले आ रहे हैं उसको किस प्रकार याद रखा जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। कोटा संभाग में आप सभी को पता है कि इसमें 4 जिले हैं, जिसमें आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक की बात करें तो आप इसको कोजा बाबू नाम से भी याद कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। इजी वे में याद हो जाएगा। देखिए आप सभी को पता है, क से हमारा हो गया कोटा, ज से हो गया झालावाड़, इसके अलावा ब से हो गया बारा और बू से हो गया बूंदी। तो आप लोग कुछ इस प्रकार नाम को याद रख सकते हैं। हम सबके जो भी संभाग से हैं, जो भी जिले हैं, उसको याद करवाने के लिए आप लोगों का ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि आराम से याद हो जाए। जहां कर भी इजी वे में याद करना हो तो कोजा बाबू आपके दिमाग में आना चाहिए, कोटा से संबंधित है और इसमें ये 4 जिले आ जाते हैं, जिसमें कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद करने के बेसिक का हिस्सा है, लेकिन अपडेट के हिसाब से जो भी आप लोगों के ट्रिक भी बताई जाएगी या जो भी नए जिले बने, नए संभाग बने, उसको अपडेट करके आपको बताया जाएगा। चलिए इसके आगे अगर बात करें, हम लोग कोटा की बात कर ही रहे हैं तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई वो 1631 में हुई। फिर आती है कि भाई इसकी स्थापना किसने की, राव माधो सिंह। राव माधो सिंह ने जो कोटा जिले की स्थापना की थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसको जो मान्यता दी तो मुगल सम्राट थे शाहजहां। ये भी ध्यान रखना है कि जो कोटा जिले को या कोटा शहर को उस समय मान्यता उस समय किसके शासनकाल में दी गई, तो 1631 में जो इसको मान्यता देने वाले थे वो थे मुगल शासक शाहजहां। शाहजहां ने जो इनको मान्यता दी, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। साथ ही साथ इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं कि जो कोटा को किस नाम से जाना जाता है, शिक्षा नगरी के रूप में। शिक्षा नगरी के रूप में भी कोटा को जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे जो कि हम लोगों का संभाग से रिलेटेड बात होगी तो हम लोगों ने जानकारी ले ली। तो यहाँ पर आप लोग कोटा में देखेंगे एक प्रसिद्ध राधा कृष्ण का मंदिर है। तो अगर आप लोगों को पूछा जाएगा यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर या कोई विशेष जगह है, तो प्रसिद्ध मंदिर की बात कर लेते हैं। कोटा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर राधा कृष्ण का एक फेमस मंदिर है। तो ये कुछ आप लोगों को सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो फाइनल आंसर था वो था अनिल कुमार। क्लियर है। ऑप्शंस नहीं है, क्वेश्चन का क्रमांक नहीं है, लेकिन आप लोग जो आपको बताया जा रहा है उस पर ध्यान दें आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद बेरवा, कलराज मिश्र या दिया कुमारी या भजन लाल। तो आप लोग साथ साथ क्रमांक भी लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने प्रेमचंद बेरवा, सेकंड ऑप्शन है कलराज मिश्र, थर्ड है दिया कुमारी और फोर्थ है जो अपने भजन लाल शर्मा।
चलिए सभी लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ट्राई जरूर करें। और अगर इसके फाइनल आंसर की बात करें तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है भजन लाल शर्मा जी, जो कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम है जो अपने भजन लाल शर्मा है। श्री भजनलाल शर्मा है जो हमारे वर्तमान सीएम है। इन्होंने है जो 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प का उद्घाटन किया, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि ये जो कहां पर किया गया है, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात नहीं की गई है। तो इनके साथ है, उनका नाम भी याद रखना आप लोगों को। तो केंद्रीय जल मंत्री है जो भजनलाल शर्मा के साथ, उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह। तो इन दोनों ने मिलकर है जो इस हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया गया, जो कि अपने कहां पर है? जोधपुर में। यह भी ध्यान रखना आप लोगों को। जोधपुर में रावण के चबूतरे मैदान में है जो इसका उद्घाटन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जोधपुर, आप सभी को पता है कि जोधपुर खुद भी 10 संभागों में हमारी बात होती है, तो जोधपुर भी क्या एक संभाग है। तो जोधपुर संभाग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जगह का नाम क्लियर हो गया होगा, रावण के चबूतरे मैदान में है जो इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? जो हमारे वर्तमान सीएम है, मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी और गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका एक तरीके से उद्घाटन किया गया। अब इस संभाग के बारे में भी आप लोगों को जिलों के बारे में पता होना जरूरी है, तो इसके लिए भी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक की बात करेंगे तो इसमें आप लोग कुछ इस प्रकार इसकी ट्रिक लिख सकते हैं। जो बाबा ये आपको जो भी अपडेट नाम है, जो जिस संभाग से जुड़े अपडेट नाम है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। तो आप लोग इसकी ट्रिक याद सकते हैं कि जोधपुर जिले से जुड़े हुए संभाग, जोधपुर संभाग से जुड़े हुए कौन कौन से जिले हैं, जिसमें आप लोग ट्रिक रख सकते हैं। जो बाबा जायफल खाते हैं, जिसे आप जायफल भी शब्द यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अब इसकी ट्रिक में नाम को समझ में आ गया होगा कि हमारा पहले नंबर पर आ जाता है जोधपुर, दूसरे नंबर पर आ जाता है जोधपुर ग्रामीण, ठीक है ना। फिर आ जाता है बा से, एक आ जाता है बा हमारा बाड़मेर, और दूसरे बा कहां से आ रहे हैं? अपने बालोतरा से, ठीक है ना। तो देखिए बा का मतलब, बाबा का मतलब हो गया बाड़मेर और बालोतरा। फिर जयपुर से, जैसे हो गया जैसलमेर, और फिर आ जाता है फ से फलोदी। देखो याद करने के लिए कोई भी तरीका यूज करो, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन ट्रिक का इसलिए रखा है कि भाई आप लोगों को अपडेट, क्योंकि नई चीज है बालोतरा, आप सभी को बताएं कि बालोतरा है जो नया जिला बनना है, क्लियर है ना। तो ये इन सब चीजों के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए इसके अलावा अगर बात करें कि भाई यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भी ये जो संभाग है ना, इसका क्षेत्रफल ओवरऑल, इसका ओवरऑल राजस्थान के बेस पर बात करें तो इस संभाग का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है जो संभाग है, ये भी ध्यान रखें। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को तैयार करना है। ट्रिक का ध्यान रखें, अच्छे से लिख लें, काम आएगी, क्योंकि अपडेट के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो ट्रिक आप लोगों के समझ में आ गई होगी इन सब चीजों के बारे में, जो ग्रामीण है और एक जोधपुर है और जोधपुर ग्रामीण है, इन दोनों को आप लोग जो से काउंट करें। बाकी बाबा के हिसाब से बाड़मेर, बालोतरा और जयफल के हिसाब से हो जाता अपने जैसलमेर और फलोदी। तो इसको भी आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसका जो फाइनल आंसर था अपना था भजनलाल शर्मा, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसको अपडेट कर लेते हैं क्योंकि अब टाइम निकल गया है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस जिले में रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया? इसका संबंध किस जिले से है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, जोधपुर, बालोतरा, जयपुर या बाड़मेर। चलिए सभी लोग प्रयास करें इसका आंसर देने का, साथ साथ आप लोग कमेंट के माध्यम से भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसका फाइनल आंसर की बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए, इसका जो फाइनल आंसर है वो है बालोतरा। बालोतरा में है जो नेशनल हाईवे NH
1112 पर इस सेतु का निर्माण किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिला कौन सा है? बालोतरा, जो कि हाल ही में नया जिला बना है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अभी वर्तमान में ये जिला बना है, जो कि कब बना है ये भी ध्यान रखना है, 23 अगस्त 2023। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो बालोतरा जिला बना है किसको अलग हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो ये बाड़मेर से अलग होकर बना है। क्लियर है? तो कम से कम ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि भाई किससे अलग हुआ और क्या बना है, क्यों बना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी डेट क्या है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे फेमस मंदिर के बारे में। मैं बालोतरा की बात कर रहा हूँ, आपको अब ध्यान देना है, मैं बालोतरा जिले के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बालोतरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका संभाग अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा संभाग था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए बालोतरा जिला जो बना है बाड़मेर से अलग बना हुआ है। क्लियर है? इसका संबंध अब है जो जोधपुर संभाग से, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करें कि यहाँ पर फेमस अगर वो जगह है, तो अगर प्रसिद्ध मंदिर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है रणछोड़ राय नाम से, रणछोड़ राय। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। तो रणछोड़ राय नाम से जो मंदिर बना बालोतरा में, जो कि दुनिया का पहला रणछोड़ नाम से या इन भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ इसी जगह पर बना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दुनिया का पहला, ये पहला मंदिर है रणछोड़ नाम से। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी देखो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए इस जगह पर आगे जो बालोतरा, जहां से उद्गमित होकर इस जगह से होकर जब प्रवाहित होती है, वैसे तो ये जनरली उद्गम के बाद है, जो इस क्षेत्र से प्रवाहित होने के बाद अब इस बालोतरा के आगे, बालोतरा में आते ही नदी है जो खारे पानी में बदल जाती है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। अभी तक ये नदी बालोतरा से पहले मीठे पानी में थी, लेकिन अब है जो बालोतरा में आने के बाद इसका पानी है जो खारा हो जाता है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। जब ये कच्छ के रण में आगे जाके विलुप्त हो जाती है, उससे पहले ये बालोतरा से होते हुए आगे कच्छ के रण में जाती है और विलुप्त हो जाती है। तो ये बालोतरा में आने के बाद पहले तो ये मीठी थी, अभी तक के हिसाब से जैसे बालोतरा को क्रॉस किया या बालोतरा के भाग से है जो अब ये खारे पानी की नदी, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो फाइनल आंसर था वो था बालोतरा। तो ये जो अपडेटेड चीजें है उसके बारे में पता होना चाहिए, कब ये किससे अलग हुआ है, कब ये जिला बना है, या किसका संबंध किस संभाग से, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 में किसे या 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। अंशदीप, डॉक्टर बलवंत सिंह कालेवा, प्रकाश राजपुरोहित या विनीत कुमार। चलिए सभी लोग साथ साथ अपना प्रयास जरूर करें। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है अंशदीप। अंशदीप है जो इस अभ्यास या इनको ये पुरस्कार मिला गया, किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए इसका फाइनल आंसर तो हो गया, अंशदीप हो गया। अब बात आ जाती है यहाँ पर शब्द यूज किया गया भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये भारत शब्द यूज किया मैंने, राजस्थान शब्द यूज नहीं किया। अभी उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको बताया जाएगा। तो भारत निर्वाचन आयोग है, इसे संविधान के 324वें आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है कि ये कहता है कि भारत का या केंद्र का एक क्या होगा? निर्वाचन आयोग होगा। भारत का निर्वाचन आयोग होगा जो कि चुनाव से संबंधित निर्णय की बात करो, डिसीजन की बात करो, या चुनाव प्रक्रिया में उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। चुनाव से संबंधित जो भी बात की जाएगी वो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है ना? तो 324 आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया। इसी को बेस बनाकर अब आपको पता होना चाहिए राजस्थान निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान निर्वाचन आयोग, या इसे आप राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से भी, पर्टिकुलर हर राज्य से संबंधित उसका नाम होता है। तो इसका जो प्रावधान किया गया ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना है, लेकिन
जो ये बना था राजस्थान निर्वाचन आयोग, उसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और उस निर्वाचन आयोग की जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग या देश का जो भारत राज्य निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना हुई थी अपने 1950 में। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। तो इसी के तर्ज पर है, जो इसी के बेस पर है, जो 1994 में जो राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। और इसमें है जो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ है। तो वो अमेंडमेंट हुआ था जब हम लोगों ने पढ़ा था 73वां और 74वां। ये जो संविधान संशोधन हुए थे, जो पंचायती राज और नगर पालिका नगर निगम से जुड़े हुए थे, इनमें जो अमेंडमेंट हुए थे, ये कब हुए थे? 1992 और 93 में। ये भी ध्यान रखना है। इस अमेंडमेंट के दौरान इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य का एक निर्वाचन आयोग होगा। ये ध्यान रखना। तो डायरेक्ट आप लोगों को आर्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आर्टिकल में जाना चाहते हो तो 243 आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया। ये भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कब अमेंडमेंट हुआ वो आपको क्लियर होना चाहिए, और किस अमेंडमेंट में। लेकिन डेट आपको पता है कि जब अमेंडमेंट 92 और 93 के बीच में हुआ, तो कहीं ना कहीं राज्य में अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी के हिसाब से राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना अपने 1994 में हुई थी। ये ध्यान रखना है। क्लियर है? थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में आपकी बात आ जाती है कार्यकाल। मैं अब राजस्थान निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं, कंटिन्यू इस पर ध्यान दें। तो कार्यकाल अपने होता है 6 ईयर और 65 वर्ष। मतलब एक तरीके से उसकी एज हो गई, उसका कार्यकाल तो 6 वर्ष होगा। और ये कब तक बना रह सकता है या कब तक उसका टाइम पीरियड होगा, वो 65 वर्ष की एज तक होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ओवरऑल शब्द चुनाव है, निर्वाचन है, तो इसका भी कहीं ना कहीं संबंध है। जो निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, छोटे लेवल पर बात कर सकते हैं, पंचायत लेवल की बात करो या जिला स्तर पर बात करो, तो चुनाव से संबंधित एक बेसिक लेवल के जहां पर है, जो एक तरीके से समझ सकते हो, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, जहां उनकी एक तरीके से पावर खत्म होती है। और एक छोटे स्तर पर ग्रामीण लेवल पर बात करें या जिले लेवल पर बात करें, तब वहां से है जो राज्य निर्वाचन आयोग की, हर राज्य में अलग अलग निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। वो 73 अमेंडमेंट और 74 1992 के बेस पर है जो इसका प्रावधान किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ किस विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन से आपके सामने है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में, या जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, वनस्थली विद्यापीठ टोंक, या बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर। चलिए सभी लोग इसका प्रयास करें साथ साथ। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है? कोशिश आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, तो उसके हिसाब से भी आप लोग अपने प्रयास कर सकते हैं। चलिए इसका जो फाइनल आंसर है वो है वनस्थली विद्यापीठ टोंक। टोंक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। टोंक क्या है? एक जिला है। और इसका उद्घाटन है जो किसका? वनस्थली विद्यापीठ का उद्घाटन किनके द्वारा? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जगदीश धनखड़, इनका नाम है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये किस संभाग का भाग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टोंक है जो अपने अजमेर संभाग का भाग है। तो किस में आता है? अजमेर संभाग में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जैसे अजमेर है, तो अजमेर को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अजमेर की जो स्थापना की गई है वो की गई है किसके द्वारा? अमीर खान के द्वारा, मोहम्मद अमीर खान के द्वारा। तो किसी भी जिले की स्थापना के बारे में किसने की, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कब की थी। तो 1817वीं शताब्दी के दौरान है जो अजमेर उस समय शहर के रूप में ही इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अभी हमारे संभाग है ये, और इसमें मोहम्मद आमिर खान ने इसकी स्थापना की है। 1817 में स्थापना की गई है। किस नदी के तट पर है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अजमेर वो मनास नदी के तट पर, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा आप लोग कुछ जानना चाहते हो कि भाई ये जो जगह किस लिए फेमस है, तो इनकी बात करें कि यहाँ पर मस्जिदों और पुरानी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखें। मस्जिदों का होने का कारण क्या है? उनका धर्म, जैसे आपको पता है, अमीर खान से जुड़े हुए हैं, तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मस्जिदें भी बहुत देखेंगे और हवेलियां भी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हवेलियां, हवेलियां और मस्जिद।
तो इनके लिए ये जगह प्रसिद्ध है, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि कोई ना कोई पर्टिकुलर जगह है। तो यहाँ के जो संस्थापक ही हैं इस्लाम धर्म से संबंधित है, तो उन्होंने कोशिश की होगी अपने धर्म के प्रसार प्रसार से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे तहसीलों की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर तहसील भी आप लोगों को याद वैसे सबकी नहीं रखनी है, लेकिन 9 तहसील है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है। और यहाँ की भाषा की बात कर लेते हैं, कई बार आपको पूछ लिया जाता है, तो भाषा की बात करेंगे तो ढूंढाड़ी भाषा है। ये आपको कम से कम पता होना चाहिए, ढूंढाड़ी भाषा है, इसका भी याद रखना है आप लोगों का। काफी बार आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन पर आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो फाइनल आंसर क्लियर हो गया आपको, वनस्थली विद्यापीठ टोंक में है जो, जिसका है जो दीक्षांत समारोह में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनाकड़ उपस्थित हुए या उनके समारोह में भाग लिया था। ऑप्शन अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 17 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कौन सा सैन्य अभ्यास है जो किया जाएगा, ये आपको बताना है। ये होगा, ऑप्शन है वायु शक्ति 2024 या सर्द हवा, शत्रुनाश या गरुड़। चलिए आप सभी लोग साथ साथ कमेंट बॉक्स में ट्राई जरूर कर सकते हैं, फिर हम लोग इसके फाइनल आंसर की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसके फाइनल आंसर की ओर बढ़े, तो वो अपने हैं वायु शक्ति 2024 2024 फरवरी में है जो इसका नाम रखा गया वायु शक्ति 2024। और कहां पर होगा ये आप लोगों को बताया है कि जैसलमेर में है जो ये अभ्यास होगा, और कहीं ना कहीं है जो किसके माध्यम से यहाँ पर है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो जैसलमेर भाग है, लेकिन आपको इसका बारे में पता होना चाहिए कि जैसलमेर किस संभाग का भाग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आप लोगों को रिवर्स में पूछ लिया जाए तो जैसलमेर किसका संभाग है, जोधपुर का भाग है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। जोधपुर संभाग का ये हिस्सा है। जब आप लोगों को बाउंड्री के बेस में पूछा जाए तो आपको पता है कि जब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ से अपन लोगों को ये भी पता होना चाहिए जैसलमेर है जो पाकिस्तान के साथ, या जैसलमेर जिले की जो सीमाएं लग रही है वो पाकिस्तान के साथ लग रही है, तो ये भी पता होना चाहिए कि अब कौन कौन सी सीमाएं आसपास से लगी हुई है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं गंगानगर से। एक तो गंगानगर है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, फिर अपने आ जाता है दूसरे नंबर पर अनूपगढ़ जो कि अभी नया जिला बना है, फिर अपने आ जाता है यहाँ पर बीकानेर, फिर ये भाग आ जाता है अपने जैसलमेर, और यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा भी जोड़ रहे हैं, उसका नाम है फलोदी। साथ ही साथ जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपना आ जाएगा बीकानेर हो गया, तो यहाँ पर बाड़मेर। इसको हम लोग बेसिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी किस जगह पर ये है और इसकी सीमाओं का संबंध किससे है। इसके अलावा जोधपुर के बारे में भी बात करने का इंटरेस्ट हो तो आप इसको 1156 में है जो इसकी स्थापना हुई, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये कम से कम बेसिक में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को राव जैसल ने भी की, ये भी ध्यान रखें इसकी स्थापना। तो ये सारा बेसिक का हिस्सा है, तो आप लोगों को कम से कम इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और इच्छा हो इसके बारे में जानने की तो इसके बारे में पुराना नाम का भी पूछ लिया जाए तो वो अपने हैं मांड। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, कुछ पौराणिक नाम मिल जाए, पूछ लिया जाता कहीं के बाद इसका पहले नाम क्या था और अब क्या है, तो ये आपको कम से कम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका जो फाइनल आंसर था हमारा वायु शक्ति, एक तरीके से अभ्यास है, प्रैक्टिस है। अब ऑब्वियसली जैसलमेर के आसपास के इलाकों में तो कहीं ना कहीं इसका संबंध है जो सीमाओं से जुड़ा है पाकिस्तान की, तो आतंकवादी घुसपैठ गतिविधियों को रोकने के लिए ही यह अभ्यास किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब कहां बन रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने IIT जोधपुर, MNIT जयपुर या एम्स जोधपुर या IIM उदयपुर। चलिए सभी लोग साथ साथ प्रयास करें इसका आंसर देने का। आप लोगों को कहीं ना कहीं कोशिश कमेंट बॉक्स में ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये रिकॉर्डेड प्रीमियर क्लास है। तो चलिए इसके फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका जो फाइनल आंसर है वो है IIT जोधपुर। ये ध्यान रखना है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग की लैब बन रही है वो कहां पर बन रही है, IIT जोधपुर में। तब आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं शब्द से थोड़े परेशान हो रहे होंगे कि एक्चुअल में है क्या। तो आर्टिफिशियल AI बोलते हैं इसे अपन लोग शॉर्ट में, बार बार इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस कुछ नहीं, एक तरीके से इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी के बेस पर, जो कि आर्टिफिशियल रूप से आप लोगों को सारी चीजें, जैसे आपको अभी वर्तमान में रियल आप लोग चीजें जो फेस कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को सारी चीजें या एनवायरमेंट आपका उसी मोड में, जैसे एक ह्यूमन का नेचर किस प्रकार परिवर्तित होता है या उनकी डेली दिनचर्या क्या होती है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से है जो वो आपको एक तरीके से होगा आर्टिफिशियल, लेकिन आपका जो रियल लाइफ का जीवन का अनुभव है, दिनचर्या का भाग है, वो है जो इस माध्यम से भी पॉसिबल होगा। जो चीजें रियल नहीं होगी वो भी आप लोगों को रियल की तरह दिखाई जाएगी या रियल की तरह प्रेजेंट की जाएगी, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजीविका द्वारा सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना। ऑप्शन है जवाहर कला केंद्र जयपुर, या रावण का चबूतरा जोधपुर, राजस्थान ललित कला अकादमी है जो जयपुर, या राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर। चलिए इसके बारे में आप लोग कोशिश करें, इसका फाइनल आंसर क्या है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है जवाहर कला केंद्र जोधपुर, ठीक है ना। तो ये आपको कम से कम, हाँ जयपुर, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर ले अपने हिसाब से। तो राजीव आपको पता है कि इसकी महिलाओं के उद्यम के विकास, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी बात की, राजीव का संबंध यही है कि जो ग्रामीण विलेज स्तर पर जो भी महिलाएं उनके उद्यम के क्षेत्रों में विकास के लिए, ये भी इसकी शुरुआत भी राजीव की बात करें तो 2009 से हुई है, 9-10 में इसकी शुरुआत हुई है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो गरीब और मध्यम वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना, ये इसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य है। तो अभी आपको इस मेले के बारे में पूछ लिया जाए तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में इस मेले का आयोजन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक माह की 10 से 12 तारीख तक ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ये आपको बताना है। ऑपरेशन समानता, ऑपरेशन स्माइल, या ऑपरेशन अस्मिता, या आधा गिलास पानी अभियान। चलिए इसके बारे में आप सभी लोग प्रयास करें साथ साथ। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है ऑपरेशन स्माइल। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है, ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण, जो कि प्रत्येक माह मतलब हर मंथ में जो 10 से 12 तारीख को ये ऑपरेशन, एक तरीके से ये प्रोग्राम अभियान चलाया जाता है। तो किसका संबंध किससे, ऑपरेशन स्माइल मतलब ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण के लिए थर्ड पर्सन की कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं उनके सशक्तिकरण पर यह बात होती है। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन समानता लिखा हुआ है, तो इसका संबंध किससे, आपको डायरेक्ट हिंट ध्यान रखना है। इसका संबंध है SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए समानता के अधिकार के बेस पर इसके बारे में बात हो गई। यहाँ पर ऑपरेशन अस्मिता की बात करें तो एक तरीके से इसका संबंध है जो वुमेन एम्पावरमेंट से है। तो एक तरीके से उनके लिए जो भी शोषण किए जा रहे हैं महिलाओं का ये जहां पर भी, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए है जो ऑपरेशन अस्मिता। और एक लिखा हुआ है आधा गिलास आधा पानी अभियान। आधा गिलास पानी अभियान का मतलब सीधा है कि ये है जो अभियान चलाया गया अपने भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में अभियान चलाया गया। और इसमें यह कहा गया है कि भाई आपको अगर आधे गिलास पानी की भी जरूरत है तो वहां पूरा गिलास क्यों लेके आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं पानी को एक तरीके से संरक्षित करने के लिए और वेस्टेज को बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सिंपल सा शब्द से समझ लो, आधे गिलास से आपका काम हो रहा है तो वहां पर पूरा गिलास क्यों लेके आ रहे हो। तो इसीलिए भीलवाड़े की सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया गया। तो क्लियर है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।